नमस्कार, अमर उजाला .com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। अमर उजाला फाउंडेशन की पहल पर हम चला रहे हैं कोरोना जागरूकता अभियान और इसी कड़ी में हर रोज ठीक इसी वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेषज्ञों को जो देते हैं कोरोना से संबंधित आपके तमाम सवालों का जवाब। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल चावला। और डॉक्टर गोपाल चावला जो है वो छाती रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोना से संबंधित आपके जो भी सवाल है आप हमें फेसबुक पर हमें यूट्यूब पर देख रहे हो, आप अपने सभी सवाल हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर गोपाल आपके उन तमाम सवालों का जवाब जरूर देंगे। डॉक्टर गोपाल, बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला .com पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर गोपाल, कोरोना जिस तरह लोगों में अटैक कर रहा है, सब में सिम्टम्स अलग अलग दिख रहे हैं। कोई एसिम्टोमेटिक होता है लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमित पाया जाता है। किसी को सर्दी जुकाम जैसे हल्के फुल्के लक्षण होते हैं और किसी को बहुत ज्यादा बड़े लक्षण भी, गहरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, गंभीर लक्षण उभर कर आते हैं। तो वायरस एक है लेकिन हर शख्स पर इसके लक्षण अलग अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों और इनमें फर्क क्या है? देखिए, कोरोना जो एक वायरस है, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए वायरस है। बट जो ये अभी जो नया वायरस जो अभी आ रहा है, जो सेकंड हम वेव कह रहे हैं, जो नया वेरिएंट है, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें राइनोरिया, जुकाम, खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल के अलावा एब्डोमेन के भी सिम्टम्स हैं, जैसे पेट खराब होना, उल्टी होना, जी मचलना। कुछ कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि आंख में कंजंक्टिवाइटिस होना, आंख में लालीपन होना, ऐसे सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। और ये भी एक पिछली वेव में भी, उस वेव में भी, दोनों में जो सिम्टम्स हैं उसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड है। कुछ एसिम्टोमेटिक हैं, कुछ बिल्कुल माइल्ड हैं, कुछ मॉडरेट हैं, किन्हीं में बिल्कुल ट्रिवियल सिम्टम्स हैं और किसी में एकदम सिवियर सिम्टम्स हैं। सो जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उन पेशेंट्स का इलाज हम घर में कर सकते हैं, बट जो सिवियर हैं उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये जब ये वायरस जब हमारे शरीर पर अटैक करता है तो लक्षणों में इतना फर्क कैसे दिखता है? हर किसी के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हर बंदे का एक फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरीके से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स भी अलग होता है। सो सबके इम्यून रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। जब वायरस हमारे शरीर में जाता है तो एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। वो हमारी नोज में भी प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट है, हमारे एब्डोमेन में भी, गट में भी प्रेजेंट है। तो जब वो वायरस जाता है वो उस पर अटैक करता है। तो उस टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं वो यूजुअली बहुत माइल्ड होते हैं। हो सकता है कि किसी में 2-3 घंटे के लिए जुकाम, खांसी, बुखार रहेगा, नहीं तो कईयों में ये थोड़ा लंबा भी चल जाता है। बट जो उसके बाद की फेज आती है, जैसे वायरीमिया के बाद जो इम्यून फेज है, जिसमें शरीर उस वायरस पे अटैक कर रहा है, वो डिफरेंट है। तो जो इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से डिजीज की सिवियरिटी इतनी वेरी करती है। कुछ आपने देखा होगा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, कहीं में बिल्कुल ही सिवियर डिजीज है, कई पेशेंट शुरू में तो बिल्कुल माइल्ड होते हैं और 7वें-8वें दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होनी शुरू होती है। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए कि कब हमारे सिम्टम्स माइल्ड से सिवियर की तरफ जा रहे हैं और ऐसे क्या लक्षण हैं, ऐसे क्या संकेत हैं कि जिससे हम जल्दी ही डॉक्टर के पास या अस्पताल की सहायता ले लें कि हम उस सिवियर कैटेगरी में जाने से बच पाए। ठीक है डॉक्टर गोपाल, आपके लिए एक सवाल आया है अनिल सारस्वत का। वो लिखते हैं, डेल्टा वेरिएंट के क्या लक्षण हैं, आप उन्हें बताइए ताकि वो सतर्क हो सके। देखो, डेल्टा वेरिएंट, ये अभी जो वेरिएंट है, जो B1.617.2 कहने को जो इन लोगों ने पहले हमारी कंट्री का नाम यूज किया, वो वाला वेरिएंट है। और इसमें ये जो डिफरेंट है, इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें एब्डोमेन के सिम्टम्स हैं। जो ये हमारी जो सेकेंड वेव आई है, इसमें 38% जो सीरो सर्विलेंस हमने पाया गया है, वो यही पाया गया है कि ये इस डेल्टा वेरिएंट के कारण है। तो इनमें एब्डोमेन के सिम्टम्स भी मिले हैं, लोगों को जी मचलना, उल्टी होना, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होना। तो ये है। इसमें साथ में ही एक चीज और भी है कि ये ट्रांसमिसेबल वायरस है। मींस अगर पहले वाला वायरस 10 में से 3-4 लोगों में संक्रमण करता था, तो ये 10 में, जब 10 लोग कमरे में हैं तो ये 7-8 लोगों को, मतलब 70-80% लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो डेल्टा वेरिएंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि डेल्टा वेरिएंट वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें डिजीज सिवियर हुई है।
क्योंकि अब जब इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो सीवियर लोगों की प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए एकदम से जो हमने ये इस बार कोविड की वेव में देखा एक सडन स्पाइक, जो 15 अप्रैल से लेके जो 5 मई तक एकदम कहर बरसा है, वो ये डेल्टा वेरिएंट की ही देन है। ठीक है, कोरोना के हल्के लक्षण क्या एंटीबॉडी बनाने में भी मदद देते हैं? कोविड का जो हल्के लक्षण है, एंटीबॉडी तो आपकी बनेगी ही, ठीक है, बट वो जो हल्के लक्षण है मदद आप कह सकते हैं हाँ देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोविड आप जाके संक्रमण ले लें कि हाँ हमारी एंटीबॉडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो दिस इज योर गॉड्स विश, ऊपर वाले की देन है कि चलो हमारा कोरोना माइल्ड उसमें खत्म हो रहा है। बट यस, उसके कुछ हमको कोविड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं और जो हम आगे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। और अभी तक ये किसी को नहीं पता ये एंटीबॉडी कितनी लास्ट करेंगी। वेरियस रिपोर्ट्स हैं जिसमें 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक ये एंटीबॉडी डिमिनिश हो रही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए सरकार अभी कह रही है कि अगर आपको कोविड हो रहा है तो उसके आप 3 से 6 महीने तक वेट करिए, तभी आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आपके पास अभी एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी आगे भी आपको काम आएगी। जब आपको वैक्सीन से एंटीबॉडी मिलेगी तो यू विल हैव अ लॉन्गर प्रोटेक्शन, आपका जो प्रोटेक्शन है वो लंबे समय तक रहेगा। हम्म। अच्छा, एक सवाल आया है आपके लिए। लिखते हैं हमारे दर्शक कि उनकी मम्मी को फिलहाल कफ की प्रॉब्लम है जो नहीं जा रही। 1 महीने हो चुके हैं उनकी माँ को कोविड से रिकवर हुए, लेकिन कफ की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है, अभी भी उन्हें कफ है। देखिए, कफ के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो कफ किस प्रकार का कफ है, उसमें बलगम आ रही है या सूखा कफ है। जब कोई भी पेशेंट को सिम्टम्स 4 हफ्ते से ऊपर रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं पेशेंट अभी पोस्ट कोविड सिंड्रोम में है। और अगर यही सिम्टम्स अगर 3 महीने से ऊपर चलते हैं तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो ड्राई कफ है वो यूजुअली हाइपर रिएक्टिव एयरवे की वजह से होती है। मतलब कि जो हमारा एयरवे है वो हाइपर स्टिमुलेंट है, उसमें ज्यादा अभी एंटीबॉडीज और ये इंफ्लामेटरी सेल्स हैं। जैसे ही उसमें कुछ भी हवा भी लगती है खांसी हो जाती है, बोलना शुरू करते हैं, खांसी का धस्सा आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हम उनका देखते हैं और उसी हिसाब से उनका जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, वो सेकेंडरी वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है और हाँ फंगल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी जांच की जाती है कि देखना पड़ता है कि वो किस प्रकार की कफ है और फिर उसका उस हिसाब से निवारण किया जाता है। उदय राज हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि ब्लैक फंगस का कितना खतरा है, उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस हर एक उस पेशेंट में हो सकता है जिसको स्टेरॉइड्स मिला है और उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहा है। जब स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइड कोविड के लिए बहुत जरूरी है, बट उसको जब देना है तो ये ध्यान रखना है कि शरीर में शुगर तो नहीं बढ़ रही है। शरीर में कई बार क्या होता है कि नॉन डायबिटीज में भी शुगर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारी बॉडी है एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह एक्ट करती है कि जिसके ऊपर ब्लैक फंगस ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस अगर एक में है तो दूसरे में संक्रमण हो जाएगा। जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं या फिर जो ब्लैक फंगस है वो हर जगह प्रेजेंट है इस टाइम पे। जहां आप बैठे हैं एसी है, आपके अंदर भी प्रेजेंट है। बट जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा तो ब्लैक फंगस हो सकता है। कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लैक फंगस देखा गया है कि ज्यादा होता है, जैसे कि जिनमें स्ट्रक्चरल लंग डिजीज है, जैसे जिनके लंग्स बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, जिनमें सिवियर डिजीज है, सीटी सिवियरिटी स्कोर 18 या 20 से ऊपर रहा है, या जिनमें हमने स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय तक दिया है, या जिनमें हमने दवाइयां जैसे टॉक्सिलिजुमैब या फिर ऐसी दवाइयां यूज करी हैं जिसको बोलते हैं बेसिकली इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां यूज करी हैं, या फिर उनका जो शुगर का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी ब्लैक फंगस देखा जा रहा है, क्योंकि जो कोविड वेरिएंट है इससे भी इम्यूनिटी कम हो रही है। इससे इम्यूनिटी कम होती है तो तब भी ये वेरिएंट देखा जा रहा है। और एक बहुत हमारे सबके अंदर धारणा है कि हम स्टीम ले लें, हम बार बार स्टीम लेंगे, हम इस फंगस को, ये वायरस को हटा देंगे। इससे हो क्या रहा है, इससे जो हमारी नोज से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक की सीलिया है, जिससे हमारी बलगम ऊपर नीचे होती है, जो एक तरीके की इम्यूनिटी देती है, वो सीलिया डिस्ट्रॉय हो रही है। आइडियली स्टीम लेना 2 से 3 बार स्टीम ले, 5 से 7 मिनट के लिए ले।
अगर हमारे यहाँ पे लोग क्या करें, 10-10, 15-15 मिनट, आधा-आधा घंटा स्टीम लेते हैं, बैठे रहते हैं भाप के आगे, उससे वो सीलिया बिल्कुल खराब हो रही है। और ब्लैक फंगस इसलिए इंडिया में ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि स्टीम का प्रचलन इंडिया में बहुत ज्यादा है। ये भी एक स्टडी में अभी निकल कर आया है। सो ब्लैक फंगस अगर हो रही है तो उसको देखने के लिए कुछ कारण, कुछ चीजें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ आपको ब्लैक फंगस हो रही है। जैसे कि आपको नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, आंखों से दो दो दिख रहा है जैसे डिप्लोपिया कहा जाता है, या आपकी नाक मुंह के आसपास कहीं दर्द हो रहा है या कोई अल्सर हो रहा है, तो उन केसेस में भी, ऐसे केसेस में ब्लैक फंगस की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आया है आपके लिए, उदय राज तिवारी, वो लिखते हैं, कैन आरटीपीसीआर रिपोर्ट डिटेक्ट लंग्स कोविड? सर आरटीपीसीआर टेस्ट किसी भी प्रकार का कोविड है, कोविड बेसिकली अटैक आपके लंग को ही कर रहा है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ही अटैक हो रहा है उसका, क्योंकि जो रिसेप्टर है वो उसी में ही प्रेजेंट है। इसलिए आरटीपीसीआर जो है वो आपको बता ही देगा कि कोविड है कि नहीं। बट हाँ, आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी भी 60 से 70% है, और दो आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 85% है। उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनके आरटीपीसीआर नेगेटिव था और फिर भी उनको कोविड था। कोविड कैसे था? क्योंकि उनके सीटी में उस प्रकार के पैचेस थे। सो अगर कभी ऐसा होता है तो उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, और बहुत सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन, ठीक है, और उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि पेशेंट को आरटीपीसीआर नेगेटिव कोविड है। क्योंकि जब आरटीपीसीआर लिया जा रहा है, हो सकता है कि सैंपल ठीक तरीके से लिया ना गया हो, ठीक है, या पेशेंट ने अपनी नाक ज्यादा मचोड़ दी हो और वो स्वैब भी अंदर ना गया हो। सो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, कई दफे ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कोरोना के कि कोई लक्षण नहीं होता, सर्दी खांसी या टेस्ट या फिर इस तरह का कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? मैम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। पहले वायरस ने ज्यादा नुकसान नहीं किया, पर बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसके आपने सुना होगा सीआरपी या IL-6 से हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी वजह से फेफड़ों में एक तरीके का निमोनिया हो जाता है। और जब ये लास्ट टाइम जब ये कोविड आया था, तब उस टाइम पे पोस्टमार्टम बायोप्सी जो करी गई थी, जो कोविड के मरीज जो मर गए थे उनके बाद जो इनमें देखा गया था कि ये बेसिकली एक कोई वायरल निमोनिया जैसे होता है वैसा नहीं है, ये बेसिकली एक माइक्रोथ्रोम्बोसिस है। जो हमारी शरीर में क्लॉट बन रहे हैं, वो छोटे छोटे क्लॉट बन रहे हैं, वो जाके उस जगह की जो फेफड़ों की वेसल्स हैं उसको बंद कर देते हैं, और उसकी वजह से ये निमोनिया बन जाता है। उस वजह से ये निमोनिया जैसा दिखता है। तो इसलिए वो इम्यून रिस्पॉन्स किस पेशेंट में किस टाइम पे किक इन कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि ये पेशेंट माइल्ड से एकदम से सिवियर पहुंच गया या एसिम्टोमेटिक से सिवियर पहुंच गया। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की अपने थ्रेशोल्ड बहुत अच्छी होती है, उसको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी चलना फिरना कम कर देता है कि नहीं मैं इससे मैं ही ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार है ठीक हो जाएंगे। बट एकदम से जब वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किक इन करता है, तब पेशेंट एकदम सिवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया है, सैचुरेशन फॉल हो रही है, फीवर हाई ग्रेड हो रहा है। तो ये सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें एकदम से पता चल जाता है कि पेशेंट सिवियर कैटेगरी में जा रहा है। सो यही एक छोटे छोटे टेस्ट हैं जो हम करके घर में देख सकते हैं। जैसे ही आपको हल्का सा बुखार आ रहा है तो आप उसको अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट, एक टेस्ट है वो करिए, जिसमें आप 6 मिनट चलेंगे और उसके बाद देखिए कि आपका सैचुरेशन कुछ कम हो रहा है कि नहीं। जैसे बालकनी, टेरेस या खाली जगह पे आप 6 मिनट्स वॉक करिए, और उस दौरान पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करिए। अगर वो सैचुरेशन 4% से कम हो रहा है, जैसे अगर 98 से स्टार्ट करा और 94 हो रहा है, या 92% से कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी डिजीज मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी में जा रही है। तो उस केसेस में आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी चाहिए, बिकॉज आपने एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके उस सिवियर डिजीज को एटलीस्ट 24 to 36 आवर्स पहले पकड़ लिया है। तो डॉक्टर के पास भी उतना टाइम फालतू है आपके डिजीज को बचाने का, आपको उस डिजीज की सिवियरिटी से बचाने का। ठीक है, एक सवाल आया है आपके लिए, मिस्टर अनिल सक्सेना लिखते हैं, 65 साल से ऊपर के सारे लोग क्या कहीं ज्यादा खतरे में है कोरोना वायरस की वजह से? पिछली वेव में हमने देखा था कि जितने भी
ओल्ड एज के लोग हैं, जो भी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, उनमें ये डिजीज घातक साबित हुई है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मिडिल एज वाले भी वी हैव, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो सिवियर डिजीज में रहे और कुछ नहीं भी मेकअप कर पाए। बट यस, हाँ, ओल्ड एज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिनमें सिवियर डिजीज होती है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट्स को, और बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज होती हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो यंग पेशेंट में कम देखी जाती है। जहां यंग पेशेंट में अगर ऐसा नहीं है कि ये वायरस ने सिर्फ इस बार मिडिल एज या यंग में ही अफेक्ट किया है, इन्होंने हाई जो बड़ी एज वाले लोग हैं उसमें भी अफेक्ट किया है। बट यस, मिडिल एज वाले लोगों में ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ओल्ड एज वाले लोग आइदर पिछली बीमारी में जो इन्फेक्ट हो चुके हैं तो उनके पास एंटीबॉडीज थी, या फिर उनको वैक्सीनेटेड थे, क्योंकि जो सरकार ने पहले हेल्थ वर्कर्स के, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को, जो 60 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीनेट किया, उन लोगों के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज थी। बट यस, जो भी 65 साल से ऊपर हैं वो बिल्कुल एक हाई रिस्क कैटेगरी है, और अगर वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए तो उनको वैक्सीनेट होना चाहिए। और इवन वैक्सीनेट होने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो जिसमें आप लोगों को 2 गज की दूरी, बार बार हाथ साफ करना और मास्क पहनना, अब मैं मास्क नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा डबल मास्क पहनना जब बाहर जा रहे हैं, वो जरूरी है, वो अनिवार्य है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर गोपाल, अब जो है धीरे धीरे थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकती है, बातें बहुत सारी हैं। और जिस तरीके से हम बच्चों की हर दिन बढ़ती संख्या देख रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसा कि बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो चुका है। सी, अभी आप देखिए कि जब सारे एडल्ट्स इन्फेक्ट हो रहे हैं तो अब बच्चे ही बच रहे हैं। अब एंटीबॉडीज एडल्ट्स के पास तो आ गई हैं, तो बच्चों के पास उतनी एंटीबॉडीज नहीं है, या बच्चों को कोविड हुआ है तो उनमें वो डिजीज इतनी सीवियर नहीं हुई, बच्चों का इम्यून सिस्टम भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं है। तो जब बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होता है वो 12 साल तक, जब उनकी प्यूबर्टी गेन होती है तब उनका इम्यून सिस्टम मैच्योर होता है। तो जब बच्चों का इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं है तो ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि हाँ, एंटीबॉडीज भी नहीं उनके पास है। तो अगर अगला कोविड का कोई भी नया वेरिएंट आता है तो वो हो सकता है कि बच्चों के लिए हानिकारक हो। बट इस वायरस की एक खास बात है कि ये ACE2 रिसेप्टर पे काम करता है, और ACE2 रिसेप्टर बच्चों में कम होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो अगला वेरिएंट आ रहा है वो भी ऐसे ही रहे, बट ये किसी को नहीं पता। अब देर आर टू थिंग्स, आइदर इट कैन बी एक्सटेंडेड सेकेंड वेव और इट कैन बी अ थर्ड वेव। एक्सटेंडेड सेकेंड वेव का मतलब ये है कि अभी जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा एकदम फिर से केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छा लॉकडाउन था, केसेस एकदम कम हो गए। तो जैसे ही एक्सटेंडेड लॉकडाउन, अगर एक्सटेंड लॉकडाउन खुलता है और अगर केसेस बढ़ते हैं तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ अ सेकेंड वेव, वो सेकेंड वेव का ही पार्ट होगा। बट अगर ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर में जो केसेस बढ़ेंगे वो थर्ड वेव डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि हम सारे लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और ओल्ड एज के पीपल हैं उनकी एंटीबॉडीज भी डिमिनिश होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि तो जनवरी फरवरी में हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी अच्छी चली थी, जब बहुत सारे लोग हम लोग वैक्सीनेट हुए थे, तो उनकी एंटीबॉडीज डेफिनेटली कम होंगी, जो रिपोर्ट से हमें लग रहा है। अभी पता नहीं है कि ये एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी, हो सकता है बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। सो दीज ये सारी स्पेक्यूलेशंस हैं, अभी तो हम उन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। बट किसी भी कंट्री के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू में इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना एक वर्थफुल डिसीजन है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं अगर थर्ड वेव नहीं भी आती है, बट अगर पीडियाट्रिक आईसीयूज बन रहे हैं, बच्चों के लिए वार्ड्स बन रहे हैं, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि बहुत टाइम देखा गया है कि जब बच्चों को आईसीयू की जरूरत होती है तो उनको वो उस तरह के बेड्स और उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अभी से ही प्रिपेयर हो रहे हैं कि हाँ, अगर थर्ड वेव आती है और वो बच्चों को इन्फेक्ट करती है तो उस समय एटलीस्ट हमारे पास बच्चों के लिए तो सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आदमी जो भी कुछ करता है अपने बच्चों के लिए ही करता है। ठीक है डॉक्टर गोपाल, हम लक्षणों की बात कर रहे थे और आज का पूरा सेशन जो है सिम्टम्स पर ही बेस्ड है। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाए कि और किस तरह के सिम्टम्स अगर दिखते हैं, और अगर आप एसिम्टोमेटिक भी होते हैं तो किस तरह इस वायरस से खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड के लिए बिहेवियर है
उसका पालन करें, मास्क पहने और बार बार हाथ धोएं, ठीक है, और जब है तो 2 गज की दूरी रखें। और जब भी आपको छींके या खांसी आ रही है तो मास्क नीचे करके ना रखें, मास्क को बिल्कुल नाक के ऊपर चढ़ा के रखें। अगर आप ऐसा रखते हैं तो एसिम्टोमेटिक किसी को भी ये इन्फेक्शन नहीं दे पाएगा। और अगर एसिम्टोमेटिक आपको इन्फेक्शन हो रहा है, वो आपको पता कैसे चलेगा? यूजली एसिम्टोमेटिक्स को ये तब पता चलता है जब घर में कोई और सिवियर पेशेंट होता है। तो जब वो सिवियर पेशेंट होता है, वो लोग अपना भी टेस्ट कराते हैं तो वो भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आते हैं, तो उस समय उनको अपने आपको 14 दिन तक के लिए आइसोलेट करना है और 14 दिन तक अपना ध्यान रखना है कि कभी भी उनको ऑक्सीजन कम हो रहा है या फीवर उनको आ रहा है तो उस टाइम पे उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए लेनी चाहिए। और अगर अगर एसिम्टोमेटिक्स नहीं है और सिर्फ माइल्ड डिजीज है, हम पिछली वेव में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग जो थे वो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड थे। इस बार मॉडरेट टू सिवियर अराउंड 40 to 50% थे, तो माइल्ड की जो प्रोपोर्शन था वो कम है। बट इस बार भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर में ही माइल्ड इलनेस के साथ ठीक हो गए हैं, जिनको टाइम से ट्रीटमेंट ले लिया है या फिर उनकी डिजीज ही माइल्ड थी। तो माइल्ड डिजीज और मॉडरेट डिजीज आप घर में ऑलमोस्ट मैनेज हो जाती है अगर आप सतर्क हैं तो। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक रेड फ्लैग साइंस है कि किसी भी टाइम पे आपका बुखार है वो तेज हो रहा है, एक बार बुखार आया 9900, उसके बाद बुखार 2-3 दिन कम हो गया और उसके बाद जब आपको बुखार आ रहा है वो फिर 101 102 इस प्रकार का बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी डिजीज माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रही है, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिवियर है। और कई बार ऐसा होता है कि सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है। सैचुरेशन, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर 2 ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोगों का मोबाइल घर पे है, ये भी हर समय होनी ही चाहिए आपके पास। तो जिससे आप एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आप 2 बार दिन में इसको नाप लें कि आपका ऑक्सीजन कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी माइल्ड डिजीज मॉडरेट से सीवियर की तरफ तो नहीं जा रही। ठीक है, एक दर्शक है वो लिखते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता चलता है कि बॉडी में कितनी एंटीबॉडी बनी है। बिल्कुल, एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपके जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो कितना है, क्योंकि कई बार हमने कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा है कि इवन आफ्टर कोविड के बाद भी उनकी जो एंटीबॉडीज है वो उतनी नहीं बनी जितनी मतलब कुछ लोगों में देखी गई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपकी एंटीबॉडीज 10 है या 200 है या 400 है वो कि मतलब बहुत अच्छा है। आपके पास एंटीबॉडी है इसका मतलब आप कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नया कोविड नहीं होगा या कोविड से आप इम्यून है। वो उसके लिए जो एंटीबॉडी का टेस्ट है वो कोविड स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट है। बेसिकली स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के ऊपर होता है, स्पाइक प्रोटीन, और वही उसी एंटीबॉडी से ही पता चलता है कि जब ये वायरस आएगा वापस तो हमारा शरीर उस स्पाइक एंटीबॉडी पे जाके काम कर पाएगा कि नहीं। सो दोनों एंटीबॉडी टेस्ट में फर्क है। जब आप लैब से अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं तो एक होता है कोविड आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट, इसका मतलब ये है कि आपको कोविड हो चुका है, अगर वो 200 आ रहा है 50 आ रहा है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक होता है कोविड स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट विच टेल्स कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितनी अच्छी है, उससे पता चलता है। जब वैक्सीन के बाद अगर आपको अपनी एफिकेसी चेक करनी है कि आपकी वैक्सीन की कितनी बढ़िया इम्यून रिस्पॉन्स दिया है, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, संजीव मंडल का सवाल है आपसे, कोविड ठीक होने के कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन होनी चाहिए? देखिए, ठीक होने के जो भारतीय सरकार के हिसाब से 6 महीने के बाद होनी चाहिए, ठीक है, पर जो WHO ने जो पहले का गाइडलाइंस थी वो 3 मंथ्स थी। सो अभी आप 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स है, बट जितना भी आप लेट कराएंगे उतना आपको फायदा है, क्योंकि कोविड के बाद आपको ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज मिल चुकी हैं और वो एंटीबॉडीज आपके पास परसिस्ट कर रही हैं। तो अगर आप वैक्सीन आपका बेसिकली आप अपना ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग कर देंगे एंटीबॉडीज का अगर आप वैक्सीन थोड़ा लेट लेते हैं। तो जो WHO की गाइडलाइंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वो उन्होंने 3 मंथ्स बोला है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स बोला है। सो यूजुअली वी एडवाइज पेशेंट्स टू गो आफ्टर ओनली 6 मंथ्स के बाद ही वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं।
क्योंकि कोविड का सबसे बुरा असर फेफड़ों पर ही पड़ता है, और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि हर चीज वक्त लेती है, कुछ भी अच्छा होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा, हालांकि कोरोना जिस रफ्तार से पैर पसार रहा है, वक्त ही शायद इंसान के पास नहीं है कि अभी हम करें उसका इम्पैक्ट थोड़े दिन बाद ही दिखे और कोरोना वायरस हमसे दूर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर, क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, उन्हें मजबूत करती है और कोरोना वायरस से फाइट करने में हमें हेल्प करती है? देखिए, लंग्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, और इसके लिए योग, प्राणायाम, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि अलोम विलोम, ये सब एक्सरसाइजेज हैं। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली, जिसमें आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग बढ़ाते हैं। ये हम प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दोनों हम इन एक्सरसाइजेज के बारे में बोलते हैं कि ये एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जिसमें इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जिसमें वो 3 गेंदें रहती हैं जिसको आपने उठा के उस एक लेवल तक लेके रहना होता है और उसको रोकना होता है, या ब्रेथ होल्डिंग, या फिर प्राणायाम। इस तरीके की एक्सरसाइज करने से मरीज को डेफिनेटली फायदा मिलता है। ये प्री कोविड भी आपको हेल्प करती है, बिकॉज आपका उतना पार्ट ऑफ लंग, एक आप उस पार्ट ऑफ लंग को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं वेंटिलेशन में, अपनी ब्रीदिंग में। और जब आप अगर बाई चांस इन्फेक्ट हो जाते हैं और आपका कुछ पार्ट ऑफ लंग डैमेज हो जाता है, तो डेफिनेटली वो जो पहले पार्ट आपका रिक्रूट हुआ है, जो पहले आपका पार्ट यूज हो रहा था, वो क्योंकि एक उसको हेल्प मिलती है। जैसे जिस प्रकार से आप एक फूला हुआ गुब्बारा फुलाते हैं तो उसको फुलाने में आसानी होती है, उसी प्रकार से जब एक्सरसाइज किया हुआ लंग, जब आप वापस आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं हमारे योग में, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अलोम विलोम है, प्राणायाम है, और इवन कुछ लोग कहते हैं कि सिंगिंग से भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप वो सब कर सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, जैसे पल्मरी रिहैब प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो दो ज्यादा वो वाली थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल है आपके लिए, वंशिका तिवारी का। वो लिखती हैं, सर, इन कोविड आफ्टर हाउ मेनी डेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ऑक्योर? देखिए, कोरोना में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट दिन से ही शुरू हो जाए। ये हर पेशेंट में वेरिएबल रहता है कि जब आपको कोविड हुआ है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको 5वें दिन आ रही है, 7वें दिन आ रही है, 11वें दिन आ रही है। जिस टाइम पे आ रही है उसका उस जगह पे आने का अलग महत्व है। अगर शुरू में आ रही है, इफ इट स्टार्ट्स इन बिगिनिंग, so it means that your virus has affected very severely your lungs and the disease will be severe. Then sometimes what happen कि आपका जो फेज है वो इन्फ्लामेटरी फेज में, जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आया है तब आ रहा है। तो यूजुअली ये जो टाइम है ये 5 से 7 दिन का रहता है, 5th to 7th डे ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। कुछ पेशेंट्स में ये 10th डे तक देखा गया है, तो हम ये कहेंगे कि 11वें दिन तक आपके पास ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जब कोई शख्स कोरोना संक्रमण से बाहर निकलता है, जब वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, तो उसे किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने लंग्स का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को री इन्फेक्टेड होने की बात भी कही जा रही है, कई लोगों को फिर से कोरोना हो चुका है। देखिए, जैसे अगर आप ठीक हो जाते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि 14 दिन तक अगर आपको कोई और सिम्टम नहीं आया है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि आपको कोविड आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है, और हम मानते हैं कि आप नेगेटिव हो गए हैं। बट इसके दौरान अगर आप 35th डे या 40th डे तक अगर आप अपना टेस्ट करा लेते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप री इन्फेक्ट हो गए हैं। ये हो सकता है कि वो सेम डिजीज हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो, हम उसको री इन्फेक्शन नहीं मानते हैं। बट अगर आप जब ठीक हो गए हैं, आप घर जा रहे हैं या घर में ही थे, आप ठीक हो गए हैं, तो 14 दिन के बाद आप अपना आइसोलेशन बंद कर सकते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि वायरस अब स्प्रेड नहीं करेगा, वो इन्फेक्टिविटी फेज से बाहर आ गया है। बट हो सकता है कि आपकी डिजीज प्रोलॉन्ग कर रही है, बट आप इन्फेक्टेड नहीं है। तो उस समय आपको ध्यान से भी यही बातों का रखना है कि कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हम करवा के देखते हैं कि जिनमें अगर कोई ब्लड थिनर्स की जरूरत है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट या पल्मरी एम्बोलिज्म हो रहा है, तो उन केसेस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं, कुछ ब्लड थिनर्स हैं वो देने हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल वो किया जाता है। बट अदरवाइज जो भी ये पेशेंट्स हैं ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर
का पालन करके, डबल मास्क पहन के, जब घर में है अपने नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ डिनर, लंच, टी, एनी कुछ भी कर सकते हैं। सो उस हिसाब से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। पल्मरी रिहैब एंड फिजिकल रिहैब दोनों हम बोलते हैं, दोनों चीजों को एडवोकेट करते हैं। पल्मरी रिहैब जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं और प्राणायाम है, और फिजिकल रिहैब जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि जो उनकी जो मसल मूवमेंट्स हैं, एक जगह पे बैठ के ही अपने हाथ पैरों की जो एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसको अपना वॉकिंग में और फिर आगे रनिंग एंड साइकिलिंग की तरफ जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ लोगों को ये होता है कि हम इसके बाद कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी है कि नहीं कोविड के बाद, तो ऐसा हमारी एलोपैथी में, हमारी पद्धति में कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप किसी चीज को पहले से ही एलर्जिक थे तो हाँ वो आपको अवॉइड करना है। यूजली हम ठंडा खट्टा बोल देते हैं कि हाँ यूजली दोज थिंग्स आर इन्फेक्टेड होती हैं, जैसे आपने खट्टी दही ले ली तो उसमें वो बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको खांसी हो जाए। बट हम लोग किसी प्रकार का डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कहते हैं। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, आप जो मर्जी खा पी सकते हैं, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एसी चला सकते हैं, एसी चलाने में कोई मना नहीं है। आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, अपने जो कंफर्टेबल टेम्परेचर अपना थर्मोस्टेट सेट करके आपको एसी चला सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं, आप गाड़ी में जा सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। बट यस, आपको जब भी जाना है अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि सभी में ही पोस्ट कोविड सिंड्रोम हो जाएगा कि नहीं हमारे को हमको खांसी होगी, हमको ब्रेथलेसनेस होगी, ऐसा नहीं है। सो आप अपना बी पॉजिटिव, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन पॉजिटिव, तो दोबारा पॉजिटिव रहिए, कोई आपको कोई हार्म नहीं मिलेगा। ठीक है। मेरा अब आखिरी सवाल आपसे है कि अगर किसी को कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण हैं, वो माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो संक्रमित होता है, और किसी को बहुत गंभीर लक्षण है कोरोना के और वो संक्रमित है बहुत गंभीर लक्षणों के साथ, ऐसे में क्या जिसको लाइट सिम्टम्स है वो थोड़ा बेटर कंडीशन में हो सकता है, जिसको बहुत ही ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उसके मुकाबले? तो हम हर रोज की तरह हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे, और डॉक्टर गोपाल ने बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आपके सवालों का जवाब तो दिया ही, बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण और गंभीर लक्षणों में फर्क होता है और ये किस तरह लोगों को जो है लोगों पर इफेक्ट डालते हैं, और आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कोरोना वायरस के नंबर्स भले कम हो रहे हो, लेकिन इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना अभी भी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव खतरनाक हो सकती है, तो उसे आने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, और जैसा कि डॉक्टर गोपाल ने बताया, सिर्फ सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्क लगा के घर से निकले और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस वायरस को दूर भगाने में अपना योगदान दे। तो अमर उजाला फाउंडेशन की पहल पर हम चला रहे हैं कोरोना जागरूकता अभियान। हर रोज हम ठीक 5 बजे यहीं पर आपसे मिलते हैं और हमारे साथ होते हैं तमाम एक्सपर्ट। अभी फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।